अमेरिका और ईरान अपने युद्ध विराम को और 60 दिनों के लिए बढ़ा सकते हैं, जबकि इजराइल को शायद किनारे किया जा रहा है। साथ ही गाजा फ्लोटिला को रोकने के बाद अफरा तफरी मच गई जब बेन गवीर ने गुस्सा भड़का दिया और स्पेनिश पुलिस ने कार्यकर्ताओं की पिटाई की। ये वो है जो ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है। सौदे के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर फिलहाल चर्चा की जा रही है और इन्हें जल्द ही घोषित किया जाएगा। समझौते के कई अन्य तथ्यों के अलावा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जाएगा। यह सौदे के बारे में अब तक की सबसे ताज़ा घोषणा है। मेरी समझ से हमारे पास ठोस प्रस्ताव है जिसमें वे जलडमरू मध्य खोल सकते हैं, खुला रख सकते हैं और परमाणु मामलों पर महत्वपूर्ण समय सीमित वार्ता कर सकते हैं। और उम्मीद है कि हम इसे सफल बना सकते हैं। खाड़ी क्षेत्र में इसे काफी समर्थन मिल रहा है। इसे वैश्विक स्तर पर भी काफी समर्थन मिल रहा है। हर देश जिससे हमने इस पर चर्चा की है समझता है कि यह न सिर्फ बहुत ही उचित है बल्कि ये दुनिया के लिए सही कदम है। जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, वे कोई गलत समझौता नहीं करेंगे। किसी ने भी इससे ज्यादा प्रयास नहीं किया है। परमाणु संपन्न ईरान के खतरे को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप सबसे ज्यादा गंभीर रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है और हम सभी को पूरा भरोसा होना चाहिए कि या तो हमारे पास एक अच्छा समझौता होगा या फिर हमें इसे किसी और तरीके से सुलझाना पड़ेगा। हम एक अच्छा समझौता ही पसंद करेंगे। सभी का एक बार फिर से क्वाड में स्वागत है। क्या हम किसी बदलाव के कगार पर हैं या फिर वही सब कुछ दोहराने जा रहे हैं? हमारे पास एक समझौता है जिसमें कम विवरण है और कई जानकारियां लीक हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि युद्ध खत्म होगा और होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुलेगी, इस्लामिक रिपब्लिक बची रहेगी, पैसा आने लगेगा और हम कब समृद्ध यूरेनियम का अंत देखेंगे मुझे नहीं पता, पर मैं सकारात्मक रहने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ये मानना बहुत मुश्किल लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप, जो ईरान का इस्लामी गणराज्य के बारे में जानते हैं, कल ये जानकारी सामने आई कि उन्होंने कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए उनकी बेटी को मारने की कोशिश की थी। मुझे ये मानना बहुत मुश्किल लगता है कि अचानक से वो बस हार मान लेंगे और इस्लामिक शासन को अपनी मर्जी चलाने देंगे। मुझे पता है कि यहाँ मौजूद सभी पैनलिस्ट मुझसे सहमत नहीं हैं। रूथी, चलिए उस व्यक्ति से शुरू करें जो असहमत है। रूथी, मेरा दिल कह रहा है कि ये भी एक और चाल है, ये एक और नाटक है, ये एक और धोखा है, ये दुश्मन को भ्रमित करने की एक और चाल है। ट्रंप के बारे में हमें मानना चाहिए कि वो हार में ही मान रहे हैं। क्या मैं गलत हूँ? कल दोपहर मैं आपसे सहमत थी और मैंने अपने परिवार की योजनाएं भी रद्द कर दी थी। मैंने इस उम्मीद में सारी चीज़ें व्यवस्थित कर ली थी कि शायद मुझे बम शेल्टर की तरफ भागना पड़े, वगैरह वगैरह। और मैंने व्हाइट हाउस में हलचल, राष्ट्रपति ट्रंप का अपने बेटे की शादी में शामिल ना होना और फिर मेमोरियल डे, अपने सभी स्टाफ की मेमोरियल डे वीकेंड की योजनाएं रद्द करना, इन सब के आधार पर विश्वास किया था। और किसी ने तो यहाँ तक लिखा कि पेंटागन के पास वाले डोमिनोज पिज़्ज़ा पर भी हलचल दिख रही थी। वाह, ठीक है, ये सारी बातें। और मैंने कहा ये हो रहा है। फिर मैंने अपना मन बदल लिया और मैं वही इंसान हूँ जिसने हमेशा कहा है कोई संभावना नहीं है कि वो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, वे फिर लौटकर हमला करेंगे। और जिसने मेरा मन बदला, पहला था उनका लहजा, दूसरा थी उनकी ट्वीट्स और तीसरी बात ये थी कि ईरानी शासन ने स्टीव विटकॉफ और पाकिस्तानियों को शायद बताया कि वे परमाणु सामग्री सौंपने के लिए राजी हो गए हैं। मुझे पता चला कि उन्होंने पहली बार ऐसा कहा है। ये पहली बार है जब उन्होंने स्वीकार किया है, हालांकि आप कभी नहीं जान सकते। वे इसे सौंपने वाले हैं, उन्होंने पहले ऐसा नहीं कहा था। लेकिन क्या इस्लामी गणराज्य के नेतृत्व में कोई धरा है जो कहता है हाँ सहमत हैं, और IRGC के कट्टरपंथी कहते हैं नहीं? मेरा मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है और मुझे लगता है कि मैं रूथी से काफी हद तक सहमत हूँ, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या सच में? लेकिन इस मामले में क्योंकि पूरे शब्बात में हमें लगा कि बस यही है, अब होने वाला है। आप जानते हैं, वो शब्बात था और शावोत था और फिर से शब्बात था। हाँ, हम सब साथ थे, सब कुछ तैयार था। हमें सच में लगा कि अब हम प्लेन में बैठने वाले हैं। हम सब ने सोचा ठीक है, यही है।
और मैं दोनों सुबह उठी तो लगा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और ये सब बातें सुनकर कि अब ट्रंप के कान में कौन फुसफुसा रहा है, मुझे लगता है कि कुछ मौकों पर वो सच में लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, जो भी उस समय उनके कान में फुसफुसा रहा हो। मुझे लगता है उन्होंने तुर्कों की बात सुनी थी। मुझे लगता है उन्होंने शांति चाहने वालों की बात सुनी, जो मजाक है, क्योंकि यहाँ शांति नहीं है। ईरान रोज लोगों को फांसी दे रहा है और ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप सही हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये उनके लिए अंत होगा। जैसे फिर उन्होंने अपनी ही बात से मुकर गए। मेरा मतलब डर के पीछे हटना थोड़ा कड़ा है, पर मैं मानती हूँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। बेलेमी, तुम अभी न्यूयॉर्क से लौटी हो, जहाँ तुम डॉक बार में अंडर कवर गई थी। मैं ये किसी दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगी, लेकिन तुम वहाँ थी और सब अनुभव किया। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझसे सहमत हो या रोजी से? नहीं, मैं तुमसे सहमत हूँ इस बात पर कि वो बात को घुमा रहा है। जब भी मैं ट्रंप के मामले में कुछ निश्चित कहती हूँ, मुझे गलत साबित कर दिया जाता है, और ये हमेशा समय की बात होती है। कभी कभी अधीर होना और किसी चीज का इंतजार करना ये दर्शाता है कि अंतिम परिणाम क्या होगा ये हमें पता नहीं होता और हम देख भी नहीं पाते। अपने बेटे की शादी में ना जाना और गोल्फ ना खेलना दोनों ही ट्रंप के लिए असामान्य हैं। मैं कहती हूँ अगर वो गोल्फ नहीं खेल रहे तो जरूर कुछ गड़बड़ है। और उनका परिवार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, और फिर आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने एक वीडियो देखा। कल 20 से 30 गोलियों की आवाजें सुनी गई थी। हाँ, वो एक और बात थी। उसके अलावा जैसे उसकी बेटी के साथ जो हुआ, उसे निशाना बनाया गया, वहां ये सब लगातार हो रहा है। और फिर विपक्ष कहता है ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मुझे सच में नहीं लगता कि इस आदमी की जिंदगी, जिसे कई बार मारने की कोशिश की गई है, वो इसे बहुत हल्के में ले रहा है। बाहर के लिए मुझे ये बात पसंद है कि हम बार बार सीज फायर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। हम इससे यही पाना चाहते हैं कि लोग थक चुके हैं। महीनों से ईरानी लोगों का नरसंहार हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि आखिरकार लक्ष्य क्या है, कब होगा, उससे ज्यादा ये जानना चाहती हूँ। मेरा मतलब है, मेरे लिए हार यही है कि ये शासन बचा रहे। इसे देखने का और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये लोग ये संवर्धित यूरेनियम कभी भी सौंपने वाले नहीं हैं। और अगर ये लोग ऐसा करते भी हैं, तो ये और ज्यादा यूरेनियम का और अधिक संवर्धन करते रहेंगे। और ये सब दिखावा और छलावा है। हम सब जानते हैं कि बिच्छू हमेशा बिच्छू ही रहेगा। मुझे लगता है ट्रंप को ये पता है। इसमें और भी चीजें हो सकती हैं। क्या चल रहा है? एक खेल, वर्ल्ड कप 2 हफ्ते में शुरू हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पहली बार अमेरिका में हो रहा है। हालांकि ये दुनिया के दूसरी तरफ है, लेकिन शायद वे नहीं चाहते कि ये सब पृष्ठभूमि में चलता रहे। और दूसरी बात, हज अगले वीकेंड पर है। ऐसा लगता है कि सऊदी और अमीराती लोगों ने ट्रंप से कहा कि हज के दौरान ये ना करें, क्योंकि ये उनकी परंपराओं में बाधा है। फिर 4 जुलाई अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ का जश्न है। क्या वो युद्ध के बीच इसमें शामिल होना चाहता है? शायद नहीं। मेरा सवाल है, आपने समय का जिक्र किया, ये सब कब होता है? जैसे ही वो प्रतिबंधों से राहत देता है, बस फिर सब खत्म। वे वापस जाकर अपने लोगों का उत्पीड़न जारी रखते हैं। वे अपनी परमाणु और बैलिस्टिक क्षमताओं का पुनर्निर्माण कर प्रॉक्सी को फंड करते हैं, फिर लौट जाते हैं। लेकिन अगर 60 दिन में प्रतिबंधों में राहत शामिल नहीं है, या होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से खोलना शामिल नहीं है, और शायद यही वह सौदा है जो उन्होंने चीन के साथ किया है। हमें नहीं पता क्या यही चीन से किया सौदा है। अगर ये धीरे धीरे हो रहा है और वो इसे धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, जैसे वे हमेशा समय निकालने के लिए करते आए हैं, और वह उन्हें आर्थिक रूप से दबाव में रखते हैं, तो शायद इसके पीछे भी कोई रणनीति है। क्या मैं यहाँ बहुत भोली हो रही हूँ? मुझे नहीं पता। सच कहूँ तो पिछले हफ्ते तक मैं मानती थी कि इसमें कोई तरीका है, लेकिन अब लगता है कि वो इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। वो इतनी दूर आकर अब रुकेंगे नहीं। लेकिन रूथी, मेरे लिए भी कुछ बदला है। लगता है वो पीछे हट रहे हैं। उम्मीद है मैं गलत हूँ। मेरे पत्रकार स्रोत जो अमेरिका में हैं कहते हैं कि तुम और रूथी सही हो। कुछ बदल गया है, जैसे तुम कहती हो, माहौल बदल गया है। जैसा कि मैंने कहा, यह पहली बार है जब ईरान है, वहाँ अलग अलग प्रतिनिधि हैं और हमें नहीं पता कौन जिम्मेदार है। हाँ, हम एक बात जानते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं या बसीज हैं या मुल्ला हैं या कोई और।
एक चीज जो उन सब में समान है वो है इजराइल और अमेरिका को नष्ट करने की इच्छा। हाँ। कुछ लोग कहते हैं चलो पश्चिम को तब तक धोखा देते हैं जब तक हम ऐसा ना कर लें। दूसरे कहते हैं नहीं, हमें धोखा देने की जरूरत नहीं, हम लड़ेंगे। यही दो विचार हैं। ऐसा नहीं है कि उस शासन में कुछ उदारवादी हैं जो शांति चाहते हैं। तो क्या मैं शुरू से यही कह रही हूँ कि हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहने से इनकार कर दिया कि उनका लक्ष्य शासन परिवर्तन था, क्योंकि वो नहीं था। उनके परमाणु हथियारों, बैलिस्टिक मिसाइलों और उनके प्रॉक्सी को खत्म करना और उन्हें आर्थिक रूप से जकड़ना लगभग उसी के बराबर है। हाँ। इसका मतलब है कि ये शासन परिवर्तन या शासन के गिरने के बराबर है और फिर ईरानी लोग सड़कों पर आ सकते हैं। हाँ, दूसरे शब्दों में वे लोगों के सत्ता संभालने के हालात बना रहे हैं। बिल्कुल सही। अब बैलिस्टिक मिसाइलों या प्रॉक्सी की बात नहीं होती, सिर्फ सहमति की चर्चा है। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और फिर लौट आए। ईरानी प्रतिनिधि ने कहा हमने कभी सहमति नहीं दी थी, बस ये तय था कि 60 दिन बाद परमाणु मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन रूथी, उन्होंने पहले भी ऐसा किया है, इसलिए मैं आशावादी हूँ, क्योंकि हम पहले भी ऐसी स्थिति में थे जब वे समझौते के करीब थे। हम चिंतित हैं और सोच रहे हैं ट्रंप क्या करेंगे। फिर अचानक वे हमला कर देते हैं। और आप कह रही हैं कि ईरानियों ने संवर्धित यूरेनियम ना सौंपने की बात पहले ही कही है, जिससे वे ट्रंप को फिर अपमानित या गलत साबित करेंगे या उनसे कुछ कहलवा कर फिर उसका खंडन करेंगे। निश्चित रूप से यह किसी समझौते की राह नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने अभी कहा, मैं आपको बोलने दूंगी, लेकिन एक बात है, आपने वर्ल्ड कप, हज और 250वीं वर्षगांठ का जिक्र किया और फिर जाहिर है नवंबर में मिड टर्म्स भी हैं। हाँ, मेरा मतलब हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। अगर हमेशा कुछ ना कुछ होता है और जो कुछ भी आपने बताया और उसे अपमानित करना, वो सब पहले से ही चल रहा था और हमने बहुत देर कर दी और हाँ, उन्हें दबाया जा रहा था, लेकिन सुनिए, वो अब भी टिके हुए थे। हाँ, बिल्कुल सही। तो आप जानती हैं, और ईरानी लोग अब भी खतरे में थे और हर दिन उन्हें फांसी दी जाती है। तो एक तरह से क्या बदला है? हाँ, उन्हें भूखा रखा जा रहा है। तो क्या लोग भूखे मर रहे हैं? हाँ। सच में? क्या आप मुझे बताना चाहती हैं कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के परिवारों को भी भूखा रखा जा रहा है? नहीं, वे सब स्विट्जरलैंड में ऐश कर रहे हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप हैं। हमें उनके अहंकार के बारे में भी जानना और याद रखना चाहिए। यही उनकी विरासत है। मैं भी यही कह रही हूँ। यही उनकी विरासत है। तो आखिर में उनके हारने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन वो चुपचाप बैठकर दूसरा स्थान नहीं ले सकते। एक और ओबामा। अगर कोई चीज है जो वो बिल्कुल नहीं बनना चाहते तो वो है JCPOA वाले ओबामा जैसा। वो ऐसा नहीं चाहते, वो ऐसा होने नहीं दे सकते। और उनके पास ये भी सुविधा है कि उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ना है। यही मैं कह रही हूँ। देवयू, ये सब क्या था? ये सब किस लिए था? इस समय पर, और सच में सालों साल ये सब किस लिए था? यहाँ तक कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने से बहुत पहले भी उन्होंने कहा कि वो वैसे ही रहेंगे। ये ऐसा है जैसे कोई लड़का कहे मैं हर हाल में सबको साबित करूंगा कि मैं कौन हूँ। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वो एक व्यापारी भी हैं, तो वो किसी भी कीमत पर ऊपर आने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। अब विषय बदलने से पहले एक और सवाल, क्या इजराइल को इन वार्ताओं से बाहर कर दिया गया है? मैं चिंतित हूँ। सरकार बहुत चुप रही है। हाँ, बहुत चुप। जब बीबी चुप हो जाती है तो या तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है, बिल्कुल सही। या फिर इसलिए क्योंकि उसके पास कोई चाल नहीं है। हाँ, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ, ट्रंप हर्जोग पर बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत अनुचित तरीके से भी। हर्जोग पर बीबी को क्षमादान देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हर्जोग कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा, चीजें ऐसे नहीं चलती, सही प्रक्रिया जरूरी है। ट्रंप को मैं जानती हूँ, वो मानते हैं जो ऊपर नहीं आ पाते वे हारने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्या उन्होंने बीबी को लेकर अपना नजरिया बदला है? उसके लोग भी उसके साथ नहीं हैं, वो माफी नहीं पा सकता। मुझे नहीं पता कि क्या उसी पर अपना सब कुछ दांव पर लगाना सही होगा। मैं सोचती हूँ। अच्छा, जानते हो उसने पिछले हफ्ते क्या कहा? उसने कहा मैं इजराइल में इतना लोकप्रिय हूँ कि जब मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा तो वहाँ जाकर चुनाव लड़ूंगा और प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। उसने कहा कि वे लोग मुझे इस पतझड़ में चुनेंगे। उसने कहा कि वे लोग चुनेंगे। माफ कीजिए, बीवी भी अमेरिका को लेकर यही कह सकती हैं। मुझे पता है उन्हें यह पसंद आएगा। रूथी, तुमने प्रधानमंत्री के साथ काम किया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या चल रहा है?
हाँ, सच कहूँ तो मुझे ट्रंप का विश्लेषण बेहतर आता है, लेकिन तुम सही हो। जब बीबी चुप रहती हैं तो उसका मतलब होता है, और इस मामले में मुझे लगता है इसका मतलब है कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और सही भी है शायद कि वो सार्वजनिक रूप से सामने आकर किसी भी चीज़, किसी भी तरह की डील का विरोध नहीं कर सकते जो टेबल पर है। यहाँ JCPOA के मामले जैसा नहीं है, इसीलिए वे चुप हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ट्रंप उन्हें किनारे कर रहे हैं, बल्कि हर कदम पर संपर्क में हैं। मैं सहमत हूँ। और एक सकारात्मक बात यह है कि इजराइल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इजराइल का इन वार्ताओं में जिक्र तक नहीं है, क्योंकि ये समझौता सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच है। और जितना कम इजराइल का जिक्र इस संदर्भ में होता है, उली शायद उतना ही बेहतर है, क्योंकि वैसे भी ये सारे इजराइल विरोधी लोग उन पर नेतन्याहू के इशारों पर चलने का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं इसका ज़्यादा मतलब नहीं निकालती। हो सकता है इसका जिक्र ना हो, लेकिन लेबनान में क्या होने वाला है? इस बीच हमारे लड़के हर दिन मारे जा रहे हैं, सिर्फ $50 के ड्रोन से, जिन्हें हिजबुल्लाह हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। युद्ध विराम मजाक है, क्योंकि इस्लामी शासन हिजबुल्लाह को फायरिंग रोकने को नहीं कहेगा। उनका मकसद इजराइल को नष्ट करना है। लेबनान में क्या होगा मुझे नहीं पता। ये समझ नहीं आता कि ये हमारी उत्तरी सीमा की जंग से कैसे जुड़ा है। लेकिन फिर हम इजराइल के तौर पर कहाँ खड़े हैं और हमें इसे आंतरिक रूप से कैसे संभालना चाहिए? क्योंकि जैसे आप कह रही हैं, लगता है आप दो अलग युद्ध देख रही हैं। ये सब ईरान, उसके समर्थन वाले गुट और बाकी के साथ जुड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जमीन पर जो हो रहा है वो नजरअंदाज हो रहा है। जरूरी नहीं कि इजराइल को। वो बातचीत अब एक तरफ हो गई है, जहां नागरिक और आम लोग पूछ रहे हैं, लेकिन यहां असल में क्या हो रहा है? वे इसमें शामिल हो रहे हैं। पूरा वीकेंड वे बमबारी झेल रहे थे। ये भयानक है, ये भयानक है। और ये बात कि हम बस बैठे हैं, जैसे हम बस आसान निशाना बने बैठे हैं, सचमुच बैठे हुए शिकार, बस वहां बैठे हैं। मेरी समझ में कुछ दिन पहले मारे गए सैनिकों में एक को चर्च के अंदर से गोली लगी थी। तो और जितना हम सब मानते हैं कि चर्चों को पवित्र स्थान होना चाहिए, आप जानते हैं, शरण स्थली होना चाहिए, अगर हिजबुल्लाह उनका इस्तेमाल करेगा तो वे शरण स्थली नहीं रह सकते। हम ऐसे मजबूर नहीं रह सकते, ये गलत है। हम बस बैठे बैठे निशाना बन रहे हैं। ठीक है, यही उन्होंने गाजा में किया था, है ना? बिल्कुल। और जो बात दिलचस्प है, और मुझे लगता है कि कम से कम एक बात तो हौसला देने वाली है, वो ये कि बीती रात नेतन्याहू और ट्रंप के बीच जो फोन पर बातचीत हुई, चाहे वो अमेरिका का समय हो या इजराइल का, जो भी हो, बीती रात दोनों नेताओं ने कहा या इस बात पर सहमति जताई कि इजराइल को अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी रक्षा करने और जो भी ज़रूरी हो वो करने का अधिकार है। और मैंने इसे इस तरह समझा कि इसका मतलब हिजबुल्लाह है, और बहुत जल्द उम्मीद है कि ट्रंप इजराइल के हाथ हिजबुल्लाह के मामले में नहीं बांधेंगे, क्योंकि अभी तक हम एक हाथ बांधकर ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और ज़्यादा वार नहीं कर रहे थे। और हमारे सैनिकों के मारे जाने का एक कारण इन विस्फोटक ड्रोन के अलावा, जिन्हें संभालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, यह भी है कि हम उन्हें पैदल ही विस्फोटक जाल बिछी इमारतों में भेज रहे हैं। ये काफ़ी हद तक गजा की याद दिलाता है, जहां सब कुछ बमबारी से नष्ट हो जाता है। लेकिन जाहिर है हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम हताहत नहीं चाहते। लेकिन 10 लाख लोगों को निकाला गया था। यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने उन्हें रास्ते से हटने के लिए कहा था। लेकिन ट्रंप ने हमसे कहा था कि ब्रेक लगाओ, और आप जानते हैं, बेरूत या कहीं और पर हमला मत करो। तो अगर सच में नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर यही कहा था कि ठीक है, लेकिन हमें लेबनान से निपटना होगा, शायद यही बात है जो वो उनसे करवा रहे हैं। हाँ, इस बीच वो क्या दे रहे हैं मुझे नहीं पता। हम यहाँ जिस तरह रहते हैं वह अविश्वसनीय है। नहीं, सच में मैंने सप्ताहांत बच्चों और उनके दोस्तों के साथ बिताया जो सब सेना में हैं। वे अपने दोस्तों को एक के आफ्टर एक खो रहे हैं, और ये जीने का तरीका नहीं है। हम में से कोई भी इस तरह नहीं जीना चाहता, और लोगों को बस एक ही चीज करनी है, हमें अकेला छोड़ दें, समझे? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, समझिए। आप हमें उत्तर से नष्ट नहीं कर सकते, आप हमें दक्षिण से नष्ट नहीं कर सकते, आप हमें ईरान के इस्लामी गणराज्य से इतनी दूर से भी नष्ट नहीं कर सकते। और ये एक अलग खेल होगा, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते। वे इसे सिर्फ स्थानीय नज़रिए से देखते हैं कि सभ्यता एक बहुत बड़े युद्ध में है। हम इस्लामिक जिहादी बुराई की ताकतों के साथ एक व्यापक युद्ध में हैं, और हम बस यहाँ हैं क्योंकि हम यहाँ भौगोलिक रूप से मौजूद हैं। केंद्र बिंदु। हम केंद्र बिंदु और पहली रक्षा पंक्ति है।
लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं और भी बड़ी हैं। और मुझे लगता है इस समझौते की सबसे डरावनी बात यह है कि हम कह रहे हैं कि पश्चिम के लिए आखिर तक लड़ना सार्थक नहीं है। ये ऐसा है जैसे युद्ध के बाद जर्मनी में नाजियों को आधा अधूरा छोड़ देना। ये बहुत निराशाजनक है। लेकिन इसी बात पर और मैं आशावादी रहना चाहती हूँ, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि क्या हो सकता है। 24 घंटे में पूरा मध्य पूर्व बदल सकता है, 48 घंटे या एक हफ्ते में भी। 60 दिन बहुत ज़्यादा हैं। ये हमें 4 जुलाई के बाद और जुलाई के अंत तक ले जाते हैं। शायद योजना है कि सब कुछ खत्म होने पर ही युद्ध में जाना है, कौन जानता है। अब हम अपने पसंदीदा सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो इस बार थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि एमिली ने अपने स्कम बैग्स एंड हीरोज का इस हफ्ते वाला स्कम बैग भेजा है। और पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही विवादास्पद विषय रहा है फ्लोटिला और बेन गवीर। और जब स्कम बैग्स की बात आती है तो पेश हैं एमिली श्रेडर अपने इस हफ्ते के स्कमबैग के साथ। मुझे लगता है कि अब तक लगभग सभी ने इतमार बेन गवीर का वो वीडियो देख लिया होगा जिसमें वो गाजा में घुसने की कोशिश कर रहे फ्लोटिला कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। मेरा मतलब है वे पूरी तरह से बेवकूफ़ हैं। लेकिन आप जानते हैं, जैसा कि इजराइल राज्य में लगभग हर किसी ने कहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सड़क पर चलने वाला आम आदमी, ये घृणित है। ये व्यवहार ये नहीं दिखाता कि हम कौन हैं। ये हमारे मूल्य नहीं है, ये हमारे कानून भी नहीं है। हम खुद को इस तरह पेश नहीं करते। मुझे लगता है कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का ऐसा व्यवहार बेहद असंवेदनशील है। अब मैं कभी भी इस आदमी की प्रशंसक नहीं रही हूँ, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ये कोई सख्त नीति है या ये कोई सख्त दक्षिणपंथी नीति है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है ऐसा दावा करना, क्योंकि ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर हम उसकी नीतियों और जो उसने आगे रखा है उसे देखें तो लगभग सब कुछ खुद को बढ़ावा देने के बारे में है। ये सब इस बारे में है कि वो अपनी सोशल मीडिया पर क्या दिखा सकता है। ये तो असल में ऐसी नीतियां लागू करने के बजाय ओछे वार करने की बात है जो सचमुच इजराइल के नागरिकों की रक्षा करे और आतंकवाद के खिलाफ सख्त लागू की जा सकने वाली हों। मुझे लगता है ये शर्मनाक है क्योंकि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा सही नहीं किया गया। अगर आप उनके प्रस्तावित मृत्यु दंड विधेयक को देखें तो ये बस एक उदाहरण है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि क्या लागू हो सकता है, अदालतों से पास होगा या समाज को सुरक्षित और बेहतर बनाएगा और आतंकवाद रोक पाएगा। उन्हें इसमें रुचि है कि वो सोशल मीडिया पर क्या दावा कर सकते हैं, खुद को ऐसे पेश कर सकते हैं जैसे वो आतंकवाद के खिलाफ कोई हीरो हो, और असल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वो पूरी तरह अयोग्य और बेवकूफ है। देश के लिए शर्म है। उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए, बल्कि उन्हें पहले ही निकाल दिया जाना चाहिए था। लेकिन जो भी लोग शक कर रहे हैं उनके लिए ये बात है कि ये लेफ्ट विंग या राइट विंग होने की बात नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इजराइल राज्य को सच में कोई सुरक्षा मिली हो। असल में उन्होंने उल्टा किया, क्योंकि वो हालात को गलत समझते हैं और अरब व पश्चिमी दुनिया से व्यवहार में फर्क नहीं जानते, जैसा कि इस शर्मनाक वीडियो और उनके व्यवहार में दिखा। तो बेन गवीर, इस हफ्ते आप मेरे सबसे घटिया इंसान हैं। अब मैं सच में ऐसा ही सोचती हूँ। एमिली सही कह रही हैं कि ये आंदोलन बोरियत के कारण मर रहा था। ये इतना बोरिंग था कि डिएगो वीगो को दिखावा करना पड़ा कि उसके हाथ पीछे बंधे हैं, क्योंकि उसे हथकड़ी नहीं लगाई थी। और फिर बेन वीर आते हैं और उन्हें वो सारी प्रोपेगेंडा दे देते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत थी ये दिखाने के लिए कि इजराइल कितना भयानक है। हालांकि ये लगभग कोई मुद्दा ही नहीं था और मैं इसी वजह से उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने अपने राजनीतिक और चुनावी हितों को देश के हित से ऊपर रखा। मैं ये नहीं कह रही कि याइर गोलान जैसे लोगों की कही बेवकूफ़ी भरी बातों से हमें बहुत नुकसान हुआ, और वो नकली वीडियो एक नकली बलात्कार का जो सैन्य वकील ने जारी किया था, जिसे हम यहाँ पत्सरित कहते हैं। मुझे नहीं पता, शायद टॉमी योशानी नाम है। उन्होंने कुछ जारी किया जिससे बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान अति वामपंथ से भी आ रहा है और अति दक्षिणपंथ से भी। मैं उन्हें माफ़ नहीं करती, क्योंकि हम सब जंग लड़ रहे हैं और वे हमारी ज़िंदगी मुश्किल बना देते हैं। वो वीडियो देखकर मैंने बस कहा नहीं नहीं। असल में जो लोग इजराइल के बाहर है वे नहीं समझते कि उनका समर्थन बहुत कम है, सिर्फ 8 सीटें।
ये ज्यादा नहीं है। 8 सीटें, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है अब जब उन्हें चुना गया है तो क्या आपको लगता है कि अब और लोग उनका समर्थन करेंगे? मुझे लगता है कि उसने हार मान ली है। वो अपनी ताकत बनाए हुए है, वो अपनी ताकत बनाए हुए है। मुझे लगता है कि वो आबादी के एक खास हिस्से को आकर्षित करता है। सही है। और आबादी का वही हिस्सा उसकी तारीफ करता है। और वो यही बात मुझे परेशान करती है। वो चुनाव के लिए देश को दांव पर लगा देगा मेरे लिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं एक जिम्मेदार राजनेता थी जिसने देश को अपने हितों से ऊपर रखा। ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। तुम्हारी कोई अलग राय है रूथी? नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। वैसे मैं उन राजनेताओं से खास नाराज हो जाती हूँ जिनका बचाव करती हूँ। हाँ फिर वे ऐसा कर देते हैं जिसका मैं बचाव नहीं कर सकती। हाँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे व्यक्तिगत रूप से धोखा दिया गया हो। हाँ। जब हर कोई तुम्हारे पीछे पड़ रहा है और मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको। और मैं इतामार बिन बेनगवीर के बारे में क्या कहना चाहती हूँ। उन्होंने जो नीतियां लागू की हैं, मैं हमेशा उनका समर्थन करता रहा हूं, उनके जन्म से पहले से ही। आप जानती हैं, आतंकवादियों के लिए मौत की सजा, यह सुनिश्चित करना कि जिन जेलों में आतंकवादी रखे जाते हैं वे अब गर्मी की छुट्टियों के कैंप या कंट्री क्लब ना रहें। वे जो बातें कर रहे हैं, जैसे यहूदी का टेम्पल माउंट पर प्रार्थना का अधिकार, लेकिन जब वो फिर जाकर बचकानी हरकतें करता है, हाँ, जैसे अपनी 50वीं सालगिरह की केक पर अपनी पत्नी की तस्वीर लगाना और केक पर सजावट के लिए पीला फंदा रखना, या फिर जैसे फ्लोटिला में से एक को नीचे गिरा देना। हमने उसे कितनी खूबसूरती से संभाला था ब्रिटनी स्पीयर्स का म्यूजिक बजाकर, इसलिए मैंने फिर वही किया और कोई उसे छू नहीं सकता। मिशेल, वो बहुत खूबसूरत था। उप्स, मैंने फिर किया। उस साल भी सब कुछ खूबसूरत था। पिछले फ्लोटिला में हम नावों पर जाकर सैंडविच बांटे थे। हाँ, और देखो, हमने सच में उन्हें बेवकूफ़ बना दिया था। हाँ, इस बार भी हम ऐसा ही करते, लेकिन फिर बेनगुइर आ गया। हाँ। और वो उन्हें मुद्दा दे देता है, वो उन्हें गोला बारूद देता है। उसने उन्हें जीत दिलाई। वे इसी की तलाश में थे। वो उन्हें जीत दिलाता है वे ढूंढ रहे थे के लिए। और वे तो मैं उस पर बहुत गुस्सा हूँ। मुझे लगता है हम सब बहुत गुस्से में हैं, लेकिन विडंबना यह है कि जो स्पेन से थे वे स्पेन में ही उतरते हैं। वह तो पागलपन था। स्पेनिश सरकार ने कहा, देखिए इसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। स्पेनिश पुलिस ने कहा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब यहीं से शुरू हुआ था। लोगों ने केवल वही वीडियो हिस्सा देखा जहां पुलिस फ्लोटिला कार्यकर्ताओं को मार रही थी। एक पल गर्दन का ब्रेस है, अगले पल वे दौड़ रहे हैं। मेरा मतलब है, पूरी बात शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ प्रोपेगेंडा है। लेकिन असल में पुलिस ने तो बस उनसे रास्ते से हटने के लिए कहा था। वे लोग आगमन द्वार को ब्लॉक कर रहे थे और उनसे रास्ते से हटने के लिए कहा गया था। और एक आदमी ने तो असल में पुलिस पर हमला कर दिया। फिर पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी। और मुझे लगता है कि अगर किसी चीज ने बेनगवीर की मूर्खता के असर को कुछ कम किया है तो वो स्पेनिश लोगों के वायरल वीडियो हैं जो फ्लोटिला पर पागल हो रहे थे। हाँ, लेकिन अगर कुछ भी हो तो मुझे लगता है कि उनके बारे में और उनके व्यवहार के बारे में एक बात यही है, जैसा कि आपने कहा, उनके लिए मिशन से ऊपर अहंकार है। बिल्कुल सही। राजनेताओं को, चाहे आप सहमत हों या नहीं, आपको उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए, लेकिन उन्हें भी खुद को जवाबदेह मानना चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए हैं, ना कि आप उनके लिए। दुर्भाग्यवश उनके मतदाता इसे दुश्मन पर बढ़त मानते हैं, ना कि उन्हें वह जीत देना जो वे चाहते थे। जैसा कि रूथी ने कहा, ये सब बहुत ही आसानी से किया गया था। पूरे फ्लोटिला प्रकरण को बेहतरीन ढंग से संभाला गया था और फिर ये बेवकूफ आ जाता है। मैं नहीं कर सकती। मैंने कुछ हैरान करने वाला देखा, पर नहीं जानता चैनल 10 पर है या नहीं। ये लगभग 7-9 साल पहले की बात थी, जिसमें एक पश्चिमी महिला, मुझे लगता है वो डच या जर्मन थी, ने ISP में घुसपैठ की थी, जो कि सॉलिडारिटी फॉर पैलेस्टाइन या कुछ ऐसा था। उन्हें फिलिस्तीनियों की परवाह नहीं, ये हमें पता है। वे हेब्रोन इसलिए आते हैं क्योंकि उनका एजेंडा अराजकता फैलाना और पश्चिम को गिराना है, और इसके लिए सबसे सही जगह यही है जहां पश्चिम अराजकता से लड़ रहा है ना? तो वो गुप्त रूप से जाती है। वे बात कर रहे हैं कि फिलिस्तीनी कुछ भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनके बारे में कभी कुछ बुरा नहीं कहते, चाहे वे आतंकवाद भी करें तब भी आप कुछ बुरा नहीं कहते। वे हमेशा प्रतिरोध कर रहे हैं, वे हमेशा प्रतिरोध कर रहे हैं। जैसे उसे मिला, आप देख सकते और सुन सकते थे कि वे उसे खास निर्देश दे रहे हैं। ये देखने लायक है, आपको जरूर देखना चाहिए। अविश्वसनीय। लेकिन ये अविश्वसनीय है, लेकिन यही तो फ्लोटिला है ना? ये गाजा के बारे में नहीं है। वे वहां नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं की, इसने तो दिखावा भी नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं किया। बात ये है, ये तो अव्यवस्था के बारे में है। और ये बात कि खुद स्पेनिश पुलिस उन पर हमला कर रही थी, वो भी उनके लिए अच्छा है,
ये भी उनके लिए अच्छा है। अब सब अच्छे राष्ट्र और लोग भी अच्छे हैं। उम्मीद है सब समझे कि ये लोग हर जगह अव्यवस्था फैलाते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं, हम उनके लिए आसान निशाना हैं। अब इस मामले के सभी बेवकूफ़ों से आगे बढ़ते हैं। रूथी, इस हफ्ते तुम्हारा कमीना कौन है? मेरे इस हफ्ते के कमीने एक से ज्यादा हैं। ये जे स्ट्रीट है, वो संगठन, और वे यहूदी संगठन जिन्होंने वॉशिंगटन में हमारे राजदूत येखिएल लीडर पर हमला किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जे स्ट्रीट यहूदी समुदाय में एक कैंसर है। और उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि जे स्ट्रीट हर संभव तरीके से इजराइल के खिलाफ वोट करता है और सच में बहिष्कार, निवेश वापसी और प्रतिबंध का हिस्सा है। हाँ। आयरन डोम, मिसाइल बैटरियों की बिक्री और बाकी सब कुछ रोकना चाहते हैं वे, और उन्होंने हमेशा यही कहा है। जे स्ट्रीट के प्रमुख वास्तव में एक इजरायली के बेटे हैं और यह एक लंबी कहानी है। असल में वे एक दक्षिणपंथी इजरायली के बेटे हैं जो इजराइल बेन गुरियन से लड़ाई के कारण छोड़ गए क्योंकि वे उन्हें बहुत वामपंथी मानते थे। जेरमी बेनमी हमेशा कहते हैं कि हम समर्थक इजराइल यहूदी संगठन हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या अब एंटी इजराइल ही नया समर्थक इजराइल हैं? वे वही हैं। लेकिन येचिएल लीडर जो राजदूत हैं, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था। उन्होंने कहा अगर वे खुद को समर्थक फिलिस्तीनी कहते तो मैंने कुछ ना कहा होता, क्योंकि तब वे ईमानदार होते। मैं समर्थक फिलिस्तीनी समूहों से मिल चुकी हूँ, पर आप मत बताइए कि आप हैं समर्थक इजराइल। और यहूदी संगठन जिन्होंने उनके बयान का विरोध किया वे निश्चित रूप से वामपंथी, कट्टरपंथी यहूदी संगठन हैं। तो वे मेरे लिए घटिया लोग हैं। मैं येखिएल लीडर के शब्दों का बचाव करती हूँ। मैं भी येखिएल लीडर का समर्थन करती हूँ, वह सही है। वे कह रहे हैं कि ट्विटर पर बहस हुई थी। उनका इजराइल के लिए क्या अच्छा है, इस पर अलग नजरिया है। इजराइल के लिए क्या अच्छा है, ये तो बात भी नहीं है। हम सैन्य सहायता की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो हमने खरीदी हैं। हाँ, इसका मतलब है कि वे एकमात्र यहूदी देश का बहिष्कार चाहते हैं। मुझे मत बताइए कि आप जायनिस्ट हैं। आप सबसे अच्छे हाल में पोस्ट जायनिस्ट हैं या सबसे बुरे हाल में एंटी जायनिस्ट। किसी भी तरह आप निश्चित रूप से घटिया लोग हैं और हम येखिएल लाइटर के साथ खड़े हैं। बाकी सब लोग दफा हो जाएं। बहुत बढ़िया। नहीं, बस चलिए। नहीं, ये सच है। शोशाना, मेरे पास असल में 2 घटिया लोग हैं, लेकिन वे दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। एक बरस्ता है, शायद 19 साल की होगी, और माँ होने के नाते ये डरावना लगता है। 19 साल की लड़की ने लंदन में एक यहूदी जोड़े को परोसी गई कॉफी के कप पर स्वास्थ्य का निशान बना दिया। क्या आपको अपने काम पर कितना गिरना पड़ता है कि आप एक बुजुर्ग यहूदी जोड़े की पहचान करें और इतनी हिम्मत दिखाएं कि उनकी कॉफी में स्वास्तिक बना दें? ये आम सोच और नौकरी से निकाले जाने की परवाह ना होने के बारे में क्या बताता है? रुको, ये नौकरी से निकाले जाने की चिंता ना होने के बारे में क्या बताता है? चलो कैलिफोर्निया चलते हैं। ये घटिया इंसान उस होटल में चेक इन कर रहे इजरायली जोड़े पर चिल्लाता है और कहता है फ्री फिलिस्तीन। और फिर वे कहते हैं क्या? और वो कहता है मैंने तो बस इतना ही कहा था, फ्री फिलिस्तीन। मैं समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं, मुझ पर गुस्सा मत होइए। और वे कहते हैं क्या? और वो कहता है क्या आप बच्चों के हत्यारे हैं या क्या आपने आईडीएफ में सेवा की है? आप देख सकते हैं। क्या आप एक सियोनिस्ट हैं? अलविदा कहिए। अलविदा। क्या आप बच्चों के हत्यारे हैं? क्या आपने आईडीएफ में सेवा की थी? क्या आपने आईडीएफ में सेवा की थी? आपका मिनी गेम, आपका मिनी गेम, आपका माई गेम, गेम का बंधक। उसे निकाले जाने का डर नहीं, यही योजना है। पिछले हफ्ते एरियल कोहेन सह होस्ट थी। वो वीडियो बनाकर कहती हैं मैं शर्त लगाती हूँ कि उसका GoFundMe क्राउड फंडिंग कैंपेन जल्द आएगा। उसके अपलोड करने से पहले ही वो सामने आ चुका था। करीब $12,000 जुट चुके हैं, जैसे मैं अपनी संस्था के लिए क्राउड फंडिंग कर रही हूँ जो सच में मदद करती है। ये व्यक्ति क्राउड फंडिंग कर रहा है क्योंकि उसने जानबूझकर खुद को नौकरी से निकलवाया, ये कहते हुए कि उसने बस संतुलित भोजन कहा था। और अब दुनिया भर के बेवकूफ लोग इस आदमी की बेरोजगारी के लिए पैसे दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि ये लोग ठग हैं। आपको लगता है ये फिलिस्तीन के बारे में है? जैसे फ्लोटिला फिलिस्तीन के लिए नहीं थी, वैसे ही ये भी नहीं है। ये तो बस ताज़ा विवाद से पैसे कमाने के बारे में है और इसमें यहूदियों को यूं ही बलि चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है।
तो जब आप इन लोगों का समर्थन करते हैं तो आप अपनी ही बर्बादी का समर्थन कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और मेरा मतलब है, ये तो ब्रेन वॉशिंग की सबसे बेहतरीन मिसाल है। इससे और किसी तरह नहीं कहा जा सकता। ये लोग यकीन करना मुश्किल है। ये सब ब्रेन वॉश किए हुए हैं। जितने छोटे होते हैं उतना ही ज्यादा ब्रेन वॉश होते हैं, उतनी ही ज्यादा उन्हें अपनापन चाहिए, उतना ही ज्यादा वे खुद को अकेला महसूस करते हैं, उतने ही कम उनके दोस्त होते हैं। इस पर मैं अपने दोस्त जेवियर का हवाला देना चाहती हूँ। वो कहते हैं, बदसूरत हारा हुआ वो गलत नहीं है। ओ, ये सब के सब गलत नहीं है। मुझे पता है कि ये इससे कहीं आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये अब भी कमजोर दिमाग वालों को बहकाने का एक तरीका है। आप जानती हैं। और कोई भी इसके खिलाफ कुछ बना नहीं रहा है, जैसे कोई भी कुछ बना नहीं रहा है। और इसका मुकाबला करने के लिए कोई वैकल्पिक पहचान ही नहीं है। और जैसा कि आपने पिछले साल बहुत समझदारी से कहा था, क्योंकि मैं आपके अच्छे कोट्स नहीं भूलती, शोशाना, जब आप किसी बात पर टिकर नहीं खड़े होते तो फिर किसी भी चीज के बहकावे में आ जाते हैं। यही यहाँ इन बेवकूफों के साथ हो रहा है। शानदार कमीने, तुम्हें 2 दिए। हम हर हफ्ते ऐसा नहीं करते। ठीक है बेलामी। मेरा कमीना एक महिला है जिसका नाम डॉक्टर शोला है। आगे बढ़ो और इसे देखो। सवाल उठाने वाले विचारों वाली फिल्म क्यों देखें? अगर ये कोई दक्षिणपंथी नस्लवादी उग्रवादी कार्यक्रम है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? डार्लिंग, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। इसके लिए तुम्हें स्मोकर होने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम वही कर रही हो जो हर दूसरा अश्वेत दक्षिणपंथी नस्लीय पहरेदारी करने वाला चालाक मूर्ख हमेशा से करता आया है। जी हुजूरी करना। देखो, तुम्हारे बारे में कुछ भी अनोखा नहीं है लड़की, तुम्हारे बारे में कुछ भी नया नहीं है। हम तुम्हें पहले भी देख चुके हैं, तुम्हारे जैसी पहले भी थी। मैं बस इतना ही कहूंगी, जब भी जो कुछ भी तुम कर रही हो, जिस भी चीज के लिए कर रही हो, उसका स्वाभाविक अंत आ जाएगा, तो हमारे पास मत आना। मेरी बात यह है कि मैं उन्हें काफी समय से फॉलो कर रही हूँ, खासकर एक्स पर, क्योंकि ये उन्हीं लोगों में से एक हैं, जैसे मैंने पहले रूथी से कहा था। ये लोग वही तरीका और भाषा इस्तेमाल करते हैं जैसे बहुत ही ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त एलीट अश्वेत लोग करते हैं। मैं पीड़ित हूँ, मैं एक औरत हूँ, तो मैंने हमेशा कहा है कि वो नाइजीरिया क्यों नहीं चली जाती, जहां वो देश में बहुसंख्यक जाति की हैं और वहां उसका जेंडर किसी और चीज के लिए मायने नहीं रखेगा। तो वहां उसे सच में अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक ऐसी इंसान के तौर पर जिसे इतनी उपाधियां मिली हैं, वो डॉक्टर हैं, वकील हैं, लेखिका हैं। किताबों की बिक्री शायद खराब है क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ इजराइल और यहूदियों से नफरत में है। जो वीडियो मेरे लिए हद थी, तब मैंने सोचा अब बहुत हो गया, मैं और नहीं कर सकती। तो अमेरिका की सबसे बड़ी मस्जिद में जो गोलीबारी हुई, उस पर उसने फिर बात को यहूदी समुदाय की ओर मोड़ दिया कि जब यहूदी लोगों के साथ ऐसा होता है तो हर जगह, चाहे पब्लिकेशन हो, न्यूज़ हो, सब जगह पुलिस भी तुरंत पहुंच जाती है। और फिर पूरी कहानी में मैं सोच रही थी, तुम इस बात को कहां ले जा रही हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्योंकि आखिरकार मुझे पता है कि तुम्हें यहूदियों से नफरत है। चलो यहीं से शुरू करते हैं। तुम्हें यहूदियों से और इजराइल से नफरत है, लेकिन कोई इतना पढ़ा लिखा इंसान अपनी पूरी पहचान कैसे इसी बात पर बना सकता है कि उसे इजराइल से कितनी नफरत है और उसे फिलिस्तीन से कितनी नफरत है, और वो लगातार इसी के बारे में बात करता रहता है। जब वो एक गोरा यहूदी आदमी था तो तुरंत ही उसे यहूदी विरोधी हमला कहा गया, यहूदी विरोध का बढ़ना बताया गया, तुरंत ही उसे एक राष्ट्रीय संकट बना दिया गया। भगवान की कसम, अगर अब वो कहे कि ये दोनों आतंकवादी मानसिक रूप से बीमार थे तो मैं चिल्ला उठूंगी। आप एक अश्वेत व्यक्ति की मानसिक बीमारी नजरअंदाज करते हैं जिसने यहूदियों और मुसलमानों पर चाकू से हमला किया। आपने उसे वो नहीं कहा जो वो था, एक राष्ट्रीय संकट। लेकिन क्या ये एक संदिग्ध मामला बराबर है? इन 2 आतंकवादियों ने खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया। खुदा आप लोगों से निपटे। आप यहूदी लोगों को सेंसर क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों के दर्द और पीड़ा में आप यहूदियों को क्यों केंद्र में रख रहे हैं? यहूदी लोगों पर हमला होने पर मीडिया मुस्लिम समुदाय की चिंताओं या समस्याओं पर बात नहीं करता। आप सिर्फ मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं। और ये सब करते हुए आप बिना बीज वाला तरबूज खा रहे होते हैं, जो फिलिस्तीन नहीं, इजराइल से है। हमने भी ऐसा ही किया था। मेरे लिए अब ये मजाक है कि इसे अब भी टीवी शोज में बुलाया जाता है और पीड़ित अश्वेत महिला के रूप में मंच मिलता है, क्योंकि इसकी किताबें कम बिकती हैं। वो अपने देश नहीं जाती क्योंकि उसे पता है कि इस्लामवादी चर्च जला रहे हैं और ईसाइयों की हत्या कर रहे हैं। वो वहां जिंदा नहीं बच पाएगी। क्या इतिहास है, तुम वहां जिंदा नहीं बच पाओगी। कितनी बड़ी पाखंडी हो। लेकिन तुम अपनी उपलब्धियों के दम पर क्यों नहीं खड़ी हो सकती? क्योंकि पहले तो ये सब गुड मॉर्निंग, तुम जानती हो, गुड मॉर्निंग शो वगैरह में होता था। मैं अश्वेत महिला हूँ, यही मेरी किताब का मूल भाव है, और तुम्हारे लिए ये अपराध है। चलो आगे बढ़ते हैं। किताब की बिक्री ठीक है,
मैं और कुछ नहीं लिख सकती क्योंकि यही मुख्य विषय है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो लिखने लगे कि फिलिस्तीन के समर्थन ने ही उसे लंदन के उच्च वर्ग और अमीर इलाके में सच में आजाद किया है। ये एक धंधा है, जैसे आपने कहा, ये एक ठगी है ना? 100%। चाहे आप कोई हो जिसने स्वस्तिक जैसा कुछ किया हो, या आप कोई हो जो अभी इस ठगी का हिस्सा है, और हर कोई इसमें फंस रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी त्रासदी है, उससे भी बुरी बात यह है कि ये ठगी तभी चलती है जब वो चलन में हो। हाँ, ठीक है। तो ये जो ठगी है कि आप इजराइल और यहूदियों से नफरत करके पैसे कमा रहे हैं, हाँ, ये अब सामने आ गया है। हाँ। खासकर 7 अक्टूबर के बाद, जो पूरी तरह से उल्टा है। लेकिन छोड़िए, यहूदी विरोधी भावना का विस्फोट हुआ, जैसे कि अच्छा हुआ, अब हम इस चालबाजी से पैसे कमा सकते हैं। हाँ। लेकिन मुझे हैरानी है कि यही चलन इसे बढ़ावा देता है। मुझे हैरानी नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं, जैसा कि हम जानते हैं, यहूदी विरोधी भावना हर 100 साल में या कभी-कभी उससे भी कम समय में जाग जाती है। ये बार-बार सामने आती है। हम जानते हैं ये। मुझे हैरानी नहीं है। जिस बात पर मुझे हैरानी होती है वो ये है कि मैं खुद से सोचती हूँ, हालात कितने और खराब होंगे इससे पहले कि बदलाव आए। आप समझ रही हैं मेरी बात? मुझे नहीं पता कि ये कितना बुरा हो सकता है। क्या हालात नाजी जर्मनी जैसे, यानी 1930 के दशक के जर्मनी जितने बुरे हो जाएंगे? आपके मुताबिक हम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये शुरू हो रहा है। हम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में मैंने जो देखा और झेला वो उसी शहर में था जिसे मैं कभी अपना घर कहती थी। मैंने वहां 17 साल बिताए। मैंने वहां वयस्क जीवन शुरू किया था, अब उसे पहचान नहीं पाती। और जिसने भी युद्ध के समय या डेविड का छोटा सा सितारा भी पहनने पर यह महसूस किया है, उसे लगता है कि वो बीमारी तुरंत उभर आती है और लोग बदलने लगते हैं। वो सचमुच एक तरह से राक्षस बन जाते हैं। और जब मैं इस नकबा स्मरण समारोह में थी, हमने खो दिया, तो हम जश्न मना रहे हैं। हम यहूदी नरसंहार में सफल नहीं हुए, इसलिए अब शोक मना रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी और अन्य लोग काम पर रखे गए हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जब आप किसी इजराइल समर्थक रैली या ऐसी किसी जगह जाते हैं जहां 7 अक्टूबर की बात हो रही हो, वहां कोई प्रेस लाइजन या ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाते हैं और एक यहूदी से पूछते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। वे आपको जवाब देंगे, वे सीधे मुद्दे पर आएंगे। लेकिन इन प्रदर्शनों में मौजूद लोग ऐसा नहीं करते। वे नहीं बोल सकते, वे बोल ही नहीं सकते। और ये वही गोरे लोग हैं जो इधर उधर भागते रहते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। और मैंने सोचा, तो फिर रंगभेद के बारे में क्या? और क्या? मैंने सोचा ये दमनकारी है। लेकिन आप हमें ऐसा कह रहे हैं और अपने ही लोगों के साथ भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं क्या हो रहा है, वे बस वहां हैं अपनी तनख्वाह के लिए। क्या आपके पास पिज्जा है? हाँ, वे बस वहां एक टुकड़े और तनख्वाह के लिए हैं, और भगवान ही जानता है कि वे बंद दरवाजों के पीछे और क्या कर रहे हैं। हाँ, आप उनकी आंखों में डर देख सकते हैं, क्योंकि वे आपके सवाल का जवाब नहीं जानते। उनके पास कोई जवाब नहीं है। हाँ। वे बस उसी में फंसे हुए हैं। एंटी जायनिज्म आंदोलन, फ्री फिलिस्तीन आंदोलन एक पंथ है। तो कुछ नाजी, जब आप सोचते हैं तो थोड़े से नाजी वही थे, आप जानते हैं। आप गुरु का अनुसरण करते हैं, हाँ, और बस इतना ही। और आप रैंक में ऊपर उठते हैं, एक बेहतर सैनिक और बेहतर इंसान बनकर। हाँ, आप सिर्फ नारे बोलते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। हे भगवान, इतने सारे घटिया लोग हैं और समय बहुत कम है। ठीक है, इस हफ्ते मेरी घटिया इंसान है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मॉरीन गैलिंडो, सैन एंटोनियो से, जहां मेरे दोस्त हेगीज रहते हैं। वो फिर से चुनाव लड़ रही हैं और डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत गई हैं। लेकिन इस हफ्ते वो मेरी घटिया इंसान इसलिए हैं क्योंकि वो ज़ायनिस्ट को डिटेंशन सेंटर में डालने की मांग कर रही हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा है। वो ज़ायोनिस्ट के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की मांग कर रही हैं, जिन्हें वहाँ उन आइस अधिकारियों के साथ रखा जाएगा जो देश में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों को गिरफ्तार करने का अपना काम कर रहे हैं। तो उनके चुनाव अभियान का सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं अवैध प्रवासियों के लिए आइस डिटेंशन सेंटर्स को लूँगी और वहाँ आइस अधिकारियों और यहूदियों को डालूँगी। हाँ, और वो कहती हैं कि वो बाल यौन शोषकों का बदियाकरण करेंगी। और जाहिर है, सभी सियोनिस्ट वही बाल यौन शोषक हैं जिनका वो बदियाकरण करने वाली हैं। जाहिर है। बिल्कुल, और इसलिए उनके खिलाफ थोड़ी प्रतिक्रिया भी हुई है। लोग कह रहे हैं शायद उन्होंने ज़्यादा कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी से ये निकलवाना आसान नहीं है,
मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। लेकिन ये बात कि हम 2026 में हैं और किसी के घोषणा पत्र में यहूदी लोगों के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की बात हो रही है। हमें ज़ायनिस्ट कहो, हम सभी यहूदी हैं और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दो और पैडोफाइल ज़ायनिस्ट का बदियाकरण कर दो। ये दिखाता है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। और इसलिए देखो, मुझे उम्मीद है कि ये कचरा इंसान इस बेवकूफ़ी भरे नस्लवाद की वजह से चुना नहीं जाएगा जिसे उसने फैलाया है। और मैं बहुत आभारी हूँ कि पिछले हफ्ते थॉमस मैसी, जो एक प्रसिद्ध यहूदी विरोधी हैं, उन्हें उनकी पार्टी की ओर से नामांकन नहीं मिला। इसका मतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी का समझदार हिस्सा जीत रहा है और वे लोग उस लड़ाई और उस बातचीत को कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स वो लड़ाई और वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद मोरीन गलिंडो उन्हें वहां ले जाएंगी ताकि वे वो लड़ाई और वो बातचीत कर सकें। बर्नी सैंडर्स ने कुछ नहीं कहा है, चैक शूमर ने भी कुछ नहीं कहा है, किसी ने भी मोरीन नाजी गलिंडो के खिलाफ कुछ नहीं कहा। लेकिन उम्मीद है कि वो हारेंगी और हम जल्द ही हफ्ते के सबसे घटिया इंसान के साथ सुखद अंत मनाएंगे। मोरीन गलिंडो, मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है, लेकिन आप 1930 के दशक में एक बहुत अच्छी सिपाही होती। ऐसे ही चलती रहो और शायद खुद को ऐसे गड्ढे में डाल लो जहां से कोई बाहर ना निकाले। स्कॉट, हफ्ते का सबसे घटिया इंसान। एक प्रो पैलेस्टीनियन ट्रांस एक्टिविस्ट को पक्ष बदल लेना चाहिए, क्योंकि तब उनका मुफ्त में बधियाकरण कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। तुमने नहीं, उसने किया। उसने किया। अरे क्या कमला हैरिस ने नहीं कहा था कि वो फ्री देने वाली हैं? क्या गर्भपात सर्जरी, अवैध प्रवासियों के लिए फ्री सर्जरी, क्योंकि मैक्सिकन अवैध प्रवासी यही चाहते हैं, वो सर्जरी करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब हमें हमेशा अपनी आत्मा को शुद्ध करना होता है और थोड़ी सी थेरेपी, थोड़ी सी अच्छी वाइब्स, थोड़ी सी फैमिली थेरेपी यहाँ हमारे हफ्ते के हीरोज के साथ। और हर एक घटिया इंसान के लिए बहुत सारे हीरोज होते हैं। तो इस बार हम शुरुआत करते हैं आपसे, बिलामी। इस हफ्ते आपका हीरो कौन है? इस हफ्ते मेरी हीरो बेसन बॉजी हैं, जो राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। देखिए उन्होंने पियर्स मॉर्गन के शो पर क्या किया। बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है और लोग इस बात पर ध्यान देने के बजाय कि इन बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है, ये बात हो रही है कि ये नस्लवाद के बारे में है। इसे देखो। और ये सब कुछ मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि एक औरत होने के नाते थोड़ी दया दिखाओ। मैं कहानी पर हावी नहीं होंगी। अगर कोई कहता है युवा महिलाओं पर हमला हो रहा है और आपकी पहली प्रतिक्रिया हाँ है, क्योंकि आप जानती हैं कि आप कुछ गलत कर रही हैं, और ये शैतानी है, ये बहुत शैतानी है। वो क्या कर रहा है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये पैसे है, किसी को स्टूडियो छोड़ने पर मजबूर किया। इस शो के पैनल मेंबर्स के लिए मेरा नियम है कि कोई बेवकूफ ना हो। कभी कभी हम नीचे भी चले जाते हैं। जिस तरह से आपने इस पैनल की शुरुआत की और जिस तरह से आपने इसे खत्म किया, उससे लगता है कि आपको हमारी कसौटी पर खरा नहीं उतरना चाहिए था। क्योंकि साफ कहूं तो आप न सिर्फ बेवकूफ और गलत जानकारी वाले रहे हैं, बल्कि आपने झूठ भी बोला है। लेकिन फिर अंत में आपने हमारे एक पैनल सदस्य को इसलिए जाने पर मजबूर किया क्योंकि आपने घिनौने झूठ बोले। नहीं सर, You made disgust. उसके बारे में आपने घिनौने इशारे किए कि उसने क्या किया या क्या नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि उसकी सहानुभूति कहाँ थी। मैं इस औरत से प्यार करती हूँ। मैंने उसे बढ़ते और आगे बढ़ते देखा है, और वो कभी डगमगाती नहीं है। जैसे वो एक पेड़ की तरह है जो बहुत मजबूत और जमीन से जुड़ा हुआ है। मुझे उस पर गर्व हुआ जब मैंने उसे यूनाइट द वेस्ट मार्च में बोलते देखा, टॉमी रॉबिन्सन का यूनाइटेड किंगडम। और इसकी खूबसूरती ये थी कि मुझे पहले से ही पता था कि पियर्स मॉर्गन के शो में जो पैनलिस्ट्स आने वाले हैं वे सबसे घिनौने लोग होंगे। ये सच है। मैं बेसब्री से देखना चाहती थी कि वो कैसे बर्ताव करती है और किसी चीज के लिए भावुक नहीं होती। उसने इतना अच्छा किया कि पियर्स मॉर्गन बुरी तरह भड़क उठे। उसने अपने दिमाग की हर बात जाहिर कर दी और फिर अगले दिन उसने आगे बढ़कर कहा, असल में यही हुआ था। मैं पहुंची, उसने मुझे हाय नहीं कहा और फिर उसने कहा, मेरा नाम बेसन बॉज है। जैसे ये क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? पूरे समय अपने स्टाफ को डांटता रहा और फिर अचानक वो आगे बढ़ता है और उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि दूसरे पैनलिस्टों में से एक उठकर चला गया। वो सेट से बाहर चली गई और उसने कहा, तुम्हें बस इतना ही कहना था कि मुझे भी भावनाएं हैं और मुझे इस देश में अवैध लोगों के हाथों रेप गैंग्स द्वारा हुए रेप और बाकी सब चीजों के लिए बुरा लगता है।
उसने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें सहानुभूति जतानी है, सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं। वो बार बार महिला को उकसाती रही और पूछा, क्या तुम्हें सहानुभूति है, क्या तुम्हें है, जब वो कह रही थी और फिर पियर्स जा रहे थे। उसने कहा, तुम्हारे एक पैनलिस्ट ने शो छोड़ दिया। उसने कहा, हाँ वो खुद गई, मैंने नहीं भगाया। खैर, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, वो शानदार थी। दिलचस्प बात है, वो चली गई। जब बेसन बॉजी ने पूछा अगर तुम्हारी बेटी होती तो कैसा लगता, का बलात्कार हो जाता, फिर वह उठकर माइक्रोफोन उतार देती है। माफ कीजिए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ बिल्कुल, उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कोई उसके साथ ऐसा होने की कामना कर रहा हो। ज़रा हाँ। ये बिल्कुल भी वैसे नहीं कहा गया था। बिल्कुल। सबसे दुखद बात यह है कि ये कोई पारिवारिक सच नहीं है। मैं ऐसी आत्मविश्वासी महिलाओं से प्यार करती हूँ और यूके को इनकी जरूरत है। और ये कि आप जानती हैं, उनके लिए ये अपमान है, जैसे आप भी हैं, क्योंकि भगवान ना करे आप देशभक्त और गैर श्वेत महिला हों। ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ये संभव ही नहीं। आप जानती हैं, वो उनके सामने डटकर खड़ी हैं, शांत और आत्मविश्वासी हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। मैं उन्हें जीबी न्यूज़ पर देखती हूँ। वो सच में बहुत अच्छी हैं। शानदार हीरो। धन्यवाद बेलामी। शोशाना मेरे हीरो शायद इसलिए है क्योंकि मैं खुद को रूथी जैसा महसूस कर रही हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हमें छोड़ दिया जाएगा? ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, मुझे ईरानी लोगों के लिए भी बुरा लग रहा है। हाँ, उन्हें शायद पूरी तरह छोड़ा हुआ महसूस हो रहा होगा। हाँ, वे ऐसा ही महसूस करते हैं। तो मैं चिंतित हूँ, लेकिन फिर मैं कुछ रिपब्लिकन नेताओं को पढ़ रही हूँ जो भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम अभी रुक नहीं सकते। तो ये माइक पॉम्पेओ हैं। वो इन शर्तों की तुलना 2015 की ईरान डील से करते हैं और कहते हैं कि इससे तेहरान को दुनिया में आतंक फैलाने की छूट मिलेगी। हाँ। लिंडसी ग्राहम भी इसके खिलाफ सामने आई और उन्होंने कहा कि अगर ईरानी संघर्ष को समाप्त करने के लिए कोई समझौता होता है तो ये इजराइल के लिए एक बुरा सपना होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को ईरानी आतंकवाद से सुरक्षित नहीं रखा जा सकता और ईरान के पास अभी भी प्रमुख खाड़ी तेल बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की क्षमता है और फिर ईरान को एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखा जाएगा, जिसके लिए एक राजनयिक समाधान की आवश्यकता होगी। और वो ये कह रहे हैं, मूल रूप से वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है, वो समझते हैं और वो कह रहे हैं कि ये कोई अच्छा सौदा नहीं है। और जब तक ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। जैसे हर कोई ये बात नहीं कह रहा है और जब वे इस लाइन को पार करने लगेंगे तब मैं सच में बहुत बहुत चिंतित हो जाऊंगी। मैं आपकी तरह आशावादी हूँ और रिपब्लिकन पार्टी की सराहना करती हूँ कि वे कह रहे हैं ये अच्छा विचार नहीं है। देखिए, मैं आपके साथ हूँ। मेरा मतलब है, हमारा दिल ईरानी लोगों के साथ है। वे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। वे यहाँ किसी से भी ज्यादा दुख झेल रहे हैं और वे एक नाजी तानाशाही के अधीन रह रहे हैं जो महिलाओं को सिर्फ बाल की एक लट दिखाने पर मार देती है, जो महिलाओं के साथ बलात्कार करती है और फिर उन्हें मार देती है। ये वही दरिंदे हैं जो 7 अक्टूबर को सीमा पार आए और हमारी महिलाओं के साथ यही किया। अगर दुनिया ये नहीं देखती तो पता नहीं हम किस दुनिया में हैं। मुझे सच में नहीं पता, पर उम्मीद करते हैं मैं सही हूँ, आप सब गलत। गलत होने में भी खुशी है। रूबी, इस हफ्ते आपका हीरो कौन है? ठीक है, तो इस हफ्ते मेरे हीरो हैं उस वीडियो क्लिप के निर्माता जिसे यहूदी त्योहार शवूत की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था, जो कुछ दिन पहले था। असल में ये लिकुड पार्टी के अभियान की शुरुआत के लिए है, लेकिन वो क्लिप, उसमें जो सबसे शानदार बात है वो ये है कि उसमें एक परिवार डिनर टेबल पर बैठा है और बेटा अपने माता पिता के सामने कबूल करना चाहता है कि वो बीबी नेतन्याहू का समर्थन करता है। पता चलता है कि भगवान ने मछली बनाई। ईमा अब्बा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप माँ कहते हैं पर नाम नहीं लेते। उसका दाना क्या था? वो मेरी उम्र में भी ऐसे ही गाती थी, शैंपेन। एडी, हम हमेशा साहसी थे। बात करना, मैं दक्षिणपंथी हूँ। ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, किसी ने भी खाना नहीं बनाया। मुझे दिनों में अच्छा लगता है। पानी की गिनती ग्रह स्वामी है। ओ ठीक है। अन्य पानी बूम, मैं बिबिस्ट हूँ। क्या सपना है? क्या तुम देखना चाहते हो? मुझे यकीन नहीं है कि ये है। और तुम कहाँ कूद गए? क्या तुम बात कर रहे हो? लोगों के साथ संस्कृति है। 6/70 चौथाई धमाके, क्योंकि कोई बिस्ट पास नहीं करता। ये इसका हिस्सा नहीं। ईमा, आप लोग ध्यान रखें। इसे स्वर्ग के दर्पण में एमा जियो। आप अकेले में ही है। 2 मिलियन से अधिक दक्षिणपंथी मतदाता हर साल फेलिया, केस और सीना से जूझते हैं।
सिर्फ पार्टी के धर्म के कारण। गूगल पर खोजें। बीबिस पर गूगल पर सर्च करें। बीबिस्ट, आधा इंसान भी नहीं। माँ, आप सच में होमो हो? क्या आप सच में हो? जब वो कुछ बताने जाता है, लोग कहते हैं तुम गे हो, वह मना करता है, फिर भी वे कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हें हर हाल में प्यार करेंगे। क्लिप आगे बढ़ती है, मैं स्पॉइल नहीं करूंगी, आप देख सकते हैं। ये ऑनलाइन वायरल हुई थी, एलॉन मस्क और टेड क्रूज ने भी शेयर किया था। मैंने इस पर कॉलम लिखा था क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है, यह आपकी कही बात से भी जुड़ा है। जब कोई अश्वेत महिला वामपंथी ढांचे में नहीं आती तो यही होता है। इस क्लिप में वे पूछते हैं, आप नेतन्याहू के समर्थक कैसे हो सकते हैं? आप किताबें पढ़ते हैं, आप सेना की उस प्रतिष्ठित इंटेलिजेंस यूनिट में थे, आप कैसे? आप नहीं हो सकते, आप नेतन्याहू के समर्थक नहीं हो सकते। तो मुद्दा ये है कि अगर आप किसी ढांचे में फिट नहीं होते। हाँ, और वो वाकई बहुत बहुत मज़ेदार क्लिप थी, और दुर्भाग्य से वामपंथी उस पर पूरी तरह भड़क गए क्योंकि उन्हें मजाक उड़ाने की इजाज़त है। हाँ, वो व्यंग शो में हमेशा ऐसा करते हैं। हाँ, और बस इसी एक छोटे से क्लिप पर सब लोग बोल पड़े, अरे क्यों? हाँ, मुझे कहना पड़ेगा कि लिकुड चुनाव के क्लिप्स हमेशा बहुत बहुत अच्छे होते हैं। वो हमेशा बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, लोग यही बातें आपस में कर रहे हैं। आप इसे यूके में भी देखते हैं। आप जानते हैं, जब मैं अभी भी यूके की चीज़ों में ज़्यादा शामिल थी, जब मैं वहाँ से जा रही थी, वहाँ सब कुछ ब्रेक्सिट पे था और परिवार बट गए थे, क्योंकि अगर आप ब्रेक्सिट के पक्ष में नहीं थे तो आप बेवकूफ़ माने जाते। आप जानते हैं, आप कोई ऐसी राय नहीं रख सकते थे जो दक्षिणपंथी या वामपंथी राय ना हो, जैसा कि वहाँ चल रहा था। तो ये बहुत मज़ेदार क्लिप है, और बस आप जानती हैं, बहुत ज़्यादा लोग दाएंपंथी हैं जितना लोग मानना चाहते हैं। ट्रंप के साथ भी ऐसा बार बार हुआ। कोई नहीं सोच रहा था कि वे जीतेंगे, क्योंकि सबको लगा उनके जानने वाले ट्रंप को वोट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने दिया। और वही चीज अब स्पेंसर प्रैट के साथ भी हो रही है। वैसे मुझे ये सब देखना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वो एलए के मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। वे उन भ्रष्ट और अयोग्य लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने शहर को बर्बाद होने दिया, उसे जलने दिया और बेघर लोगों को सड़कों पर कब्जा करने दिया। हर जगह सिरिंजें पड़ी हैं। ये आदमी अब सामने आकर कह रहा है कि बहुत हो गया। पहले कोई नहीं बोलता था, पर अब हर कोई, यहाँ तक कि हॉलीवुड के बड़े भी उसका समर्थन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये क्लिप दुनिया भर की कई अलग अलग परिस्थितियों को दर्शाती है, जहाँ कुछ लोगों को वोट देना लगभग वर्जित सा है, फिर भी लोग वोट दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये नई बात नहीं है। रिचर्ड निक्सन जब उन्होंने दूसरी बार चुनाव जीता, तब पॉलिन केल, जो एक बहुत मशहूर फिल्म समीक्षक थीं, उन्होंने लिखा, जब निक्सन ने भारी बहुमत से जीत हासिल की तो उन्होंने लिखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं किसी को नहीं जानती जिसने उन्हें वोट दिया। वो वही थी अपनी छोटी सी दुनिया में, और मैंने उन्हें रहने दिया। बस किसी ने उन्हें बताया ही नहीं। बस किसी ने उन्हें बताया ही नहीं। शायद उन्होंने बताया हो। उन्होंने, उसकी दोस्त या किसी और में इसे नहीं स्वीकारा। वो उसकी दोस्त नहीं है, वो उन लोगों के साथ है जिन्होंने नहीं किया, जबकि देश के बाकी लोगों ने किया। ये बिल्कुल सच है कि लोग अपने अपने दायरे में रहते हैं, और वास्तव में यही सोशल मीडिया ने कर दिखाया है। इसने सबको अलग अलग कर दिया है, और इसलिए लोग, मुझे लगता है कि इजराइल में ये कम है क्योंकि हमारा देश बहुत छोटा है, हम लोग ज्यादा घुलते मिलते हैं, लेकिन लोग सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं जो उनकी तरह सोचते हैं। हाँ, जैसे लोग ऑनलाइन भी सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं जो उनकी तरह सोचते हैं, और यही एक बड़ी समस्या है। और इसलिए ये वीडियो वाकई में शानदार था। ठीक है, इस हफ्ते मेरी हीरो संस्कृति और कला से है, और यहाँ भी कुछ अलग करने वाली है। लज़लो नेमेश एक निर्देशक हैं जिन्हें 2015 में सन ऑफ सॉल नाम की हॉलोकॉस्ट फिल्म के लिए कई पुरस्कार मिले थे। वो अभी कैंस फिल्म फेस्टिवल में हैं अपनी नई फिल्म के साथ, जो उन्होंने हाल ही में रिलीज की है। और उन्होंने खुलकर कहा है कि इस समय यहूदी विरोध का उन्माद चल रहा है, जिसे स्वीकार किया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। और फिर से मैं हमेशा उन लोगों को सराहती हूँ जो ऐसे माहौल में हैं, जो उस यहूदी विरोधी उन्माद का हिस्सा हैं, जहाँ इज़राइल को बदनाम करना और झूठे आरोप लगाना सामान्य है, जहाँ ज़ेवियर बार्डम जैसे बेवकूफ़ लोग फ्री फिलिस्तीन बोलकर खुद को सुपरमैन समझते हैं। और फिर एक बहादुर हंगेरियन फिल्म निर्देशक कहते हैं,
हम अभी कहाँ रह रहे हैं? ये यहूदी विरोध का उन्माद है। उन्होंने ये बात द गार्जियन को कही जो हमारी तरफ नहीं है, और इसलिए वो मेरे हीरो हैं, क्योंकि अपने ही समुदाय के खिलाफ खड़े होना बहुत हिम्मत की बात है। भले ही वो सही बात हो, उसे धन्यवाद नहीं मिलेगा, उसे तो बहिष्कृत कर दिया जाएगा, और फिर भी उसने ये किया। तो लाज़लो नेमेस, आप इस हफ्ते मेरे हीरो हैं। लेकिन यही सबसे अच्छी बात है, जब मैं इसे मनोरंजन या कला में देखती हूँ, मुझे ये देखना अच्छा लगता है, क्योंकि आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी टीमें होती हैं। ज्यादातर समय बहुत कम लोग ही असल में उन लोगों को वैसे देख पाते हैं जैसे वे सच में हैं। तो जो सामान्य स्थिति है वो ये है कि राजनीति से दूर रहो, ये सुनिश्चित करो कि तुम ये करो, या बस फ्री फिलिस्तीन बोल दो, ये सुनिश्चित करो कि तुम ऐसा करो, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे हमें आगे बढ़ना है, और फिलहाल इंडस्ट्री में यही चल रहा है। और जब ऐसे लोग सच में दिखाते हैं कि वे कौन हैं और जानते हैं कि यही मैं हूं, ये मेरी मूल्य हैं और यही मेरी सोच है, और जब आप मजबूती से खड़े रहते हैं ये कहते हुए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे कैंसिल कर दिया जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो लोग क्या करेंगे, मैं इसके लिए काम करूंगी और खड़ी रहूंगी। मैं सही काम कर रही हूँ। हाल ही में इसके कुछ उदाहरण देखे हैं, और ये लोग मेरे लिए हीरो हैं। मेरा मतलब है यही है वो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं। वास्तव में जब आप अपने ही सामाजिक दायरे के खिलाफ जाते हैं तो उसमें साहस की जरूरत होती है। हमारे लिए लोगों से बात करना आसान है। ऊंचे तबके के लोग, बिल्कुल सही। कुछ अलग कहना और सामने आकर बोलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत ज्यादा, बिल्कुल। और इसलिए हम आपको और अपने सभी हीरोज को सलाम करते हैं। हम अपने सैनिकों, अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम ईरानी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम घायल सैनिकों के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। हमें नहीं पता इस हफ्ते क्या होगा, लेकिन अगले हफ्ते हम आपके साथ यहाँ होंगे। धन्यवाद।